नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए सितंबर के मंथ में थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे आप पीछे देख पाएंगे सारे क्वेश्चंस किस प्रकार के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, वैरायटी वाले हैं, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने उनको भी कवर किया है, नेशन संबंधित उन्हें भी, इंटरनेशनल भी, स्पोर्ट्स भी, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेज, सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए जाएंगे यहाँ पर एक झलक देख लें। तो देखिए, नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई, उसमें कौन सी टीम जीती, कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, कौन सी टीम हारी, इसकी बात करेंगे। साथ साथ यूएस ओपन, आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, उन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस में उनमें से एक है लास्ट वाला जो ईयर के लास्ट में होता है, वो यूएस ओपन 2023 या यूएस ग्रैंड स्लैम है। तो इसकी बात करेंगे, कौन जीत गया सिंगल्स में, कौन हारा, सब बात की जाएगी। साथ साथ एक प्लेयर हैं जिन्होंने 13,000 रन पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने के साथ साथ उन्होंने सबसे फास्टेस्ट 13,000 रन बनाए हैं। कौन है, बात की जाएगी। और कौन से नंबर के प्लेयर बने हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 13,000 रन पूरे किए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि जैसे इंडियन स्पेस, जिसने पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन स्पेसक्राफ्ट ने सेल्फी ली है और सेल्फी लेकर भेजा है, पहला इवेंट है, इसलिए इसकी भी बात कर ली जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने ओल्ड पार्लियामेंट जो हाउस है उसका नया नाम अनाउंस किया है कि भाई ये नाम रख सकते हैं, क्योंकि भारत की जो पार्लियामेंट है वो नई जगह शिफ्ट हो चुकी है और पहला कानून बिल भी वहाँ पर पास हो चुका है, महिलाओं से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज की भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड डेवलप हो रही है भारत में, कहां पर? तो आप समझिए लद्दाख में हो रही है। लद्दाख में वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड डेवलप करने का मेन मकसद चाइना के साथ डिस्प्यूट और पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है वो खराब होने की वजह से है। इसीलिए लद्दाख की प्लेस को, लद्दाख में भी कहां पर, तो न्योमा एक जगह है, वहां पर बनाया जाएगा वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड, जिससे कि वहां पर अपनी युद्ध क्षमताओं को टेस्ट कर सके हमारी एयरफोर्स। तो ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करेगा चाइना के साथ, ताकि यहां पर कंपीट कर सके भारत। इसे बनाने के लिए लगभग 218 करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि भारत के इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एयरफील्ड तैयार होगा। अगला क्वेश्चन, 5वें नंबर की नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई, कहां ऑर्गेनाइज हुई? तो महाराष्ट्र में इसका फाइनल मैच हुआ और महाराष्ट्र की टीम ने ही इसके फाइनल मैच में जीत दर्ज की। किसको हराकर? तो कर्नाटका की टीम को इन्होंने हराकर यहां पर जीत दर्ज की है। तो रग्बी, कौन सा? व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप है, जिसको कहां ऑर्गेनाइज कराया गया? महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया गया। जीता कौन? महाराष्ट्र जीत गया, कर्नाटका को हराकर जीत गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नासा के द्वारा एक मिशन था जो कि मॉक्सी के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था, और अब मॉक्सी का मतलब है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? मार्स पर ऑक्सीजन को जनरेट किया है, ऑक्सीजन को डेवलप किया है। तो इन्होंने वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जो इक्विपमेंट भेजे गए थे मॉक्सी के साथ, उसका यूज करके ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट किया, और ऐसा करा इन्होंने पहली बार है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, नासा का जो मॉक्सी है उसने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को जनरेट किया, और ऐसा करने वाला स्पेस एजेंसी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और कहां पर जनरेट हुआ? मार्स पर जनरेट हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वरुण नाम की एक्सरसाइज होती है, भारत की जो नेवी है वो
किसके साथ? फ्रांस की नेवी के साथ यहाँ पर वरुण नाम की एक्सरसाइज को करती है। इस बार वरुण नाम की एक्सरसाइज 23rd एडिशन के नाम पर हो रही है। और कहाँ पर हो रही है? तो इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है अरेबिक सी में। याद रखिएगा, जो वेस्टर्न पार्ट है भारत का, वहाँ पर अरब सागर है, वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। एक दूसरे की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको लर्न करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को प्रमोट करना और पीस को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। वरुण नाम की एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन। आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं। उनमें ऑस्ट्रेलियन हो गया पहला, दूसरा हमारा फ्रेंच है, तीसरा विंबलडन है और चौथे नंबर में हमारा आता है यूएस ओपन। साल के आखिरी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ये किसके द्वारा जीत लिया गया? तो वुमेन सिंगल की बात की जा रही है। वुमेन सिंगल को जीता है कोको गाउफ ने। किसने? कोको गाउफ ने। और इन्होंने पहली बार किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कोको गाउफ ने किसको हरा दिया है? तो एरिना सेबलेंका जो कि बेलारूस की हैं, उनको हरा दिया है। कोको गाउफ कहाँ की हैं? तो अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने एरिना सेबलेंका जो कि बेलारूस की प्लेयर है, फाइनल में हराया है। ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, पहली बार जीत रही है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप कोको गाउफ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन मेंस का भी होता है। मेंस सिंगल टाइटल को किसने जीता? तो अभी तक सबसे ज्यादा बार टाइटल जीतने वाले कौन? नोवाक जोकोविच। इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया और ये इनके करियर का 24th ग्रैंड स्लैम है और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर ये ग्रैंड स्लैम जीता है? तो आंसर होगा डेनिल मेदवेदेव को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ध्यान रखिएगा, कोको गाउफ का नाम और नोवाक जोकोविच का नाम, जिन्होंने यूएस ओपन में सिंगल्स टाइटल, मेंस और वुमेन्स टाइटल को जीत लिया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो नोवाक जोकोविच आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने इस साल प्रेसिडेंसी की है G20 की। इस साल बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी भारत ने की। तो इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत ने किसको समर्पित कर दी? क्योंकि 9th और 10th को फाइनल समिट ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब ये जो प्रेसिडेंसी है किसको दे दी गई है? तो भारत ने जो ब्राजील देश के प्रेसिडेंट हैं लुई इनासियो लुला दा सिल्वा, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इनको अब G20 की प्रेसिडेंसी दे दी है। और 2024 में जो G20 की समिट होगी वो सभी ब्राजील में ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा को इस G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी है। तो अब नेक्स्ट ईयर ब्राजील करने वाला है प्रेसिडेंसी किसकी? तो आंसर होगा G20 की। और G20 अब G21 के नाम से भी आगे चल के जाना जा सकता है, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी अब इसका मेंबर बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, जो BRI चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, G20 समिट के उपलक्ष्य में ही किस देश ने इसे छोड़ने की बात कह दी है? आंसर होगा ये इटली देश ने इसे छोड़ने की बात कह दी है, क्योंकि इटली भी इसका मेंबर है और इटली भी इसको डेवलप करने में इच्छुक है और साथ साथ इसको 2019 में इसने ज्वाइन किया था। अब इन्होंने संकेत दे दिए हैं जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी ने कि हम किसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ सकते हैं। तो चाइना के लिए खतरा है। चाइना का जो इनिशिएटिव है हो सकता है ये बीच में रुक जाए, एक देश के सपोर्ट न मिलने से प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। चाइना का जो फेस है इटली के लिए, इटली चाहता था कि चाइना उसका सपोर्ट करेगा अगर वो इस इनिशिएटिव में साथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बेनिफिट इटली को नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। अगर इटली की बात करें तो रोम इसकी कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया जॉर्जिया मेलोनी है। अगला क्वेश्चन, जो प्लेयर है कौन? विराट कोहली। विराट कोहली ने 13,000 रन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बना दिए और ऐसा करने वाले वो 5वें प्लेयर बन गए हैं।
इन्होंने सबसे फास्टेस्ट मतलब सबसे कम इनिंग चारों प्लेयर और खुद को भी मिला दो तो 5 हो गए, तो 4 प्लेयर जिन्होंने पहले 13,000 रन बनाए थे, उन चारों प्लेयरों से सबसे कम इनिंग का खर्च किया है 13,000 रन बनाने में। इसीलिए सबसे फास्टेस्ट कंप्लीट करने वाले 13,000 रन बनाने वाले प्लेयर ये बन चुके हैं। इन्होंने इसके लिए 267 इनिंग्स का यूज किया है, उसके बाद इन्होंने 13,000 रन कम बना दिए हैं। इनसे पहले किन किन प्लेयर्स ने यहां पर इतने रन बना चुके हैं? तो देखिए, सचिन तेंदुलकर आपको पता है रनों का अंबार लगा के गए हैं ये, तो सचिन तेंदुलकर हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, सनथ जयसूर्या हो गए, महिला जयवर्धने। तो ये 4 प्लेयर ऑलरेडी हैं जिन्होंने 13,000 रन क्रॉस कर दिए हैं। लेकिन अब भारत के विराट कोहली भी 13,000 रन क्रॉस कर चुके हैं और सबसे फास्टेस्ट 13,000 रन इन्होंने बाकी चारों प्लेयरों के कंपेयर में बनाए हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को कहां लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या करने की कोशिश हो रही है? तो रिसर्च सेंटर डेवलप करने की कोशिश हो रही है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी डेवलप करने की कोशिश यहां पर हो रही है, जिससे कि 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को चलाया जाए। ध्यान रखिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भारत ग्रो करने के लिए ऐसा कर रहा है और दूसरे देशों के साथ कोलैब भी कर रहा है, आपको पता है। अभी रिसेंटली में जापान के साथ मीटिंग की, रिसेंटली में यूएई के साथ मीटिंग की, तो बहुत सारे देशों के साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मीटिंग्स भारत करता रहता है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, तो फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किस कंट्री ने इसे जीत लिया है? तो फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को जर्मनी की टीम ने यहां पर जीत लिया। फीबा का मतलब इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया और जर्मनी यहां पर इसको जीत चुका है। इसको कहां ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इसको 3 देशों में, कहां? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, तीनों देशों में मिलकर ऑर्गेनाइज कराया गया। फाइनल मैच इसका मनीला फिलीपींस में ऑर्गेनाइज हुआ। 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। क्यों? भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, आपने सुना होगा स्वेज कैनाल से अधिकतर बिजनेस वहां पे होता है और अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा था। जो पानी का जहाज है वो फंस गया था, तो और ज्यादा चर्चाओं में हो गया था। अब ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भारत बना रहा है रशिया के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए पर्पस से, जिससे कि भारत और रशिया का व्यापार बढ़ सके। इसीलिए भारत को यहां से कनेक्ट करने की बात की जा रही है रशिया से। तो रशिया और भारत इसको मिलकर बना रहा है। भारत में ये चेन्नई को और रशिया में ये व्लादिवोस्टोक एक जगह है, पोर्ट सिटी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है। तो भारत के जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने 10 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक इसकी जो एक ट्रिप थी उसको भी ऑर्गेनाइज किया और इसी के माध्यम से यहां पर ये चर्चाओं में आया है। तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलप हुआ चेन्नई से व्लादिवोस्टोक एक जगह है रशिया में, वहां से, जिससे कि भारत और रशिया के बीच में व्यापार को बढ़ाया जा सके। भारत लगातार जो ऑयल का व्यापार कर रहा है वो सबसे ज्यादा रशिया से कर रहा है। पहले वो सऊदी अरेबिया से करता था। तो लगातार यहां पर रशिया के साथ जो सेंसर लगे हुए दुनिया के, उसका बेनिफिट भारत कहीं ना कहीं ले रहा है। रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और मॉस्को यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें कुछ इस प्रकार से, चेन्नई ये भारत है अपना, भारत में जो चेन्नई है, चेन्नई से होता हुआ इस प्रकार से व्लादिवोस्तोक तक ये पहुंचने वाला है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है काला जीरा राइस, यह भी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा। क्यों चर्चाओं में रहा? तो काला जीरा जो राइस है इसको जीआई टैग के लिए अप्लाई कर दिया गया है, किसके? उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा राज्य में जो कारापुट एक जगह है, उस जगह के लिए काला जीरा राइस को जीआई टैग अप्लाई कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट कंपनी है जैविक श्री फार्मर्स
के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है, किसका? कारापुट जगह के लिए, उड़ीसा में जो अवेलेबल है। आप ध्यान रखिएगा 10 साल के लिए अगर इनको जीआई टैग मिलता है तो 10 साल के लिए मिलेगा, फिर अगले 10 साल के लिए फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रोसेस आगे चलता है। 2004 से जो जीआई टैग का सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया। पहला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को पहले प्रोडक्ट के रूप में जीआई टैग का दर्जा मिला था। ठीक, चलिए आगे बात करें तो काला राइस आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट एशियन कप्स में लिए हैं। एशियन कप भारत के द्वारा ही जीत लिया गया। एशियन कप में भारत ने श्रीलंका को हराकर यहां पर जीत दर्ज की और सबसे ज्यादा बार इस टाइटल को भारत ने जीता है। और इसी टूर्नामेंट में भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, इन्होंने यहां पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया एशियन कप में भारत में। लेकिन अगर दुनिया की बात करें, दुनिया मतलब एशिया में जो भी देश आते हैं उन सभी प्लेयरों की बात की जाए तो उसमें मुथैया मुरलीधरन ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। 30 विकेट्स लिए हैं मुथैया मुरलीधरन ने, जो कि श्रीलंका के फॉर्मर स्पिनर हैं। और भारत के जो रविंद्र जडेजा हैं उन्होंने भारत के सभी बॉलरों के कंपेयर में 24 विकेट लिए और सबसे ज़्यादा विकेट भारतीय गेंदबाजों के रेस्पेक्ट में इन्होंने लिए हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं। यहां पर आप जडेजा को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी किनको? एथलीट्स को जो पार्टिसिपेट करेंगे एशियन गेम्स में। मतलब आप अगर उड़ीसा के प्लेयर हैं और आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं एशियन गेम्स में तो आपको फाइनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। कितना? तो यहां पर 10 लाख रुपए पर एथलीट। वहां से कितने एथलीट जा रहे हैं? तो 13 एथलीट जा रहे हैं, तो 13 जो एथलीट होंगे उनको 10-10 लाख रुपए उड़ीसा गवर्नमेंट यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में देगी। आप ध्यान रखिएगा, एशियन गेम्स कहां ऑर्गेनाइज होने हैं? तो होंगजू चाइना में इसको 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। वैसे ये 2022 का एशियन गेम्स है, लेकिन चाइना ने कोरोना वायरस की वजह से इसको 1 साल आगे शिफ्ट कर दिया है। ठीक, यहां पर नवीन पटनायक जी हैं जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्निंग काउंसिल ऑफ हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी की चेयरमैन किसको बनाया गया? आंसर होगा, यह बनाया गया है मीता वशिष्ठ को। तो याद रखिएगा, हरियाणा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट जो काउंसिल है, जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके चेयरमैन किसको बनाया गया? तो आंसर मीता वशिष्ठ। ये कलाकार हैं, आपने शायद इनको 1-2 फिल्मों या फिर किसी 2 सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट जो कि सेल्फी जिसने ली है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। भारत लगातार जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजता था उसके साथ ये इवेंट नहीं कर पाया, लेकिन इस बार जो आदित्य L1 जो मिशन था भारत का, स्टडी सन को करने के लिए भेजा गया था, उसने वो स्पेसक्राफ्ट उसके स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ पर सेल्फी लेकर भारत को भेजा है। अब इसरो को भेजा है, इसीलिए पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया आदित्य L1 का, जिसने यहाँ पर सेल्फी ली और भेजी है। याद रखिएगा, अब पहला कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, स्टडी सन की स्टडी करने के लिए इसे भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर किनको अपॉइंट किया? आंसर है गोपाल बागले। किसको? गोपाल बागले को यहां पर हाई कमिश्नर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बागले किसकी जगह लेने वाले हैं? तो मनप्रीत वोहरा की जगह ये लेंगे। मनप्रीत वोहरा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को बेहतर करने में बहुत बेहतर काम किया है। अब उसी लेगेसी को गोपाल बागले को आगे बढ़ाना है। यहां पर आप गोपाल बागले जी को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, मदन लाल रेंगर जिनको नया एम्बेसडर भारत का किस कंट्री में अपॉइंट कर दिया गया? तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। रिपब्लिक ऑफ कोंगो में मदन लाल रेंगर जिनको अपॉइंट किया गया है भारत का एम्बेसडर कहां पर? कोंगो में, रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। अब बात की जाए, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है कोंगो, इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले। क्या? ब्राज़ाविले। और प्रेसिडेंट है इसके डेनिस ससाऊ नुगोसो और प्राइम मिनिस्टर हैं अंटोले कोटिनेट
मकोसो। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम हॉरिजिन यूरोप को। तो एक साइंस रिसर्च प्रोग्राम है हॉरिजिन यूरोप, जिसको यूके पहले इसका मेंबर था लेकिन बीच में इसने छोड़ दिया, अब इसने दोबारा से इस हॉरिजन यूरोप को ज्वाइन कर लिया है। तो यूके जिसने प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी के लीडिंग में यहां पर हॉरिजन यूरोप जो कि साइंस रिसर्च प्रोग्राम है इसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया। अगर यूके की बात करें तो इसकी कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिन है और भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर यहां पे ऋषि सुनक अवेलेबल है। ठीक, मतलब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन, जो क्रिकेट का एशिया कप होता है वो अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज कराया गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि इसे पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पर इसको भारत ने जीत भी लिया। ये पहली बार टूर्नामेंट 1984 में ऑर्गेनाइज कराया गया था, अनाउंसमेंट 1983 में हुई, लेकिन इसको कराया गया था 1984 में। पहला टूर्नामेंट भी भारत ने ही जीत लिया और इस टूर्नामेंट जो 2023 का टूर्नामेंट हुआ उसको भी भारत ने यहाँ पर जीत लिया। भारत ने यहाँ पर टोटल 8 एशिया कप, क्रिकेट में 8 एशिया कप जीते हैं। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में ही फाइनल ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें सबसे लोएस्ट स्कोर बनाया श्रीलंका ने, भारत ने उसे आसानी से प्राप्त कर लिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे भारतीय टीम को। भारतीय टीम की जीत की बात करें तो इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट को वनडे इंटरनेशनल और ओडीआई फॉर्मेट के माध्यम से कराया जाता है। मतलब चाहे 50-50 ओवर का मैच हो चाहे T20 का हो, इस प्रकार से इसे कराते हैं। भारत ने इसका पहला टूर्नामेंट जीता और इसी सीक्वेंस में भारत ने इसको टोटल अभी 8 टाइम जीत लिया है। ठीक, और सबसे सक्सेसफुल टीम बनी है इसको जीतने के मामले में। अगला क्वेश्चन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अपना आखिरी भाषण पार्लियामेंट हाउस, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में दिया। तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये भाषण दिया वहां पर ओल्ड पार्लियामेंट का नाम क्या उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसका नाम संविधान सदन अनाउंस किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकार के द्वारा डेवलप्ड या डिजाइंड एक पार्लियामेंट हाउस है और उसको 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था। उसमें पार्लियामेंट में काम शुरू हो चुका था और अब भारत ने एक नई अपनी संसद डेवलप कर ली है और अब वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। और पहला कानून महिलाओं को आरक्षण देने से रिलेटेड विधानसभा और लोकसभा में जो आरक्षण बिल है उसको भी पेश किया जा चुका है और पास भी कराया जा चुका है और उम्मीद है कि वो दूसरे सदन से भी पास हो जाएगा और उसके बाद वो कानून भी बन जाएगा। ठीक, आगे बात करें तो पुराने सदन का नाम संविधान सदन अनाउंस किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अभी तक भारत के पास 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, अब 41 हेरिटेज साइट कौन सी हो चुकी है, तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। इसको 41st दर्जा दिया गया है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भारत में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ध्यान रखिएगा, ये डिक्लेयर कौन करता है, यूनेस्को करता है। इसको डेवलप कब किया गया था, तो 1901 में शांति निकेतन को डेवलप किया गया था और 1921 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ध्यान रखिएगा, और अब इसको 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया गया यूनेस्को के द्वारा। भारत, याद रखिएगा, भारत इसमें जो रैंकिंग है इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 के बाद 41 के बाद 42 भी यहाँ पर अनाउंस की जा चुकी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अकॉर्डिंग, मतलब यूनेस्को के अकॉर्डिंग भारत की 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है, तो होयसाला ग्रुप ऑफ सेक्रेड टेम्पल। कौन सा, होयसाला ग्रुप ऑफ सेक्रेड टेम्पल, जो कि कर्नाटका में अवेलेबल है। इसको 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को ने अनाउंस कर दिया है। तो अब इस समय पर भारत की 42 साइट्स हो चुकी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अनाउंस्ड हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें।
वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश की हैं? आंसर होगा ये सबसे ज़्यादा इटली की हैं, दूसरे पर चाइना है और भारत का नंबर यहाँ पर काफ़ी पीछे आता है। यहाँ पर भारत की टोटल 42 यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी को ऑर्गेनाइज कराया गया कहां पर? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी हमने जयपुर में ऑर्गेनाइज की है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें जो डैम को इंश्योर करना है कि वो हमारी सेफ और सिक्योर तरीके से काम करेगा और आगे चल के हमें बेनिफिट देगा एनर्जी के माध्यम से। तो इसकी थीम भी कुछ उसी प्रकार से रखी गई है, सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, और जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र शेखावत जी ये हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, कैंसर, कौन सा? लंग कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट, कौन इंस्टीट्यूट? तो IISc बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ने नई अप्रोच निकाली है जिससे कि डिटेक्ट किया जा सके इन कैंसर को और ट्रीट भी किया जा सके। तो IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कौन सा कैंसर? लंग और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड, जो उसको डिटेक्ट कर सके और एलिमिनेट कर सके, इससे रिलेटेड एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, नई पद्धति डेवलप की है जिसको आगे चल के मरीजों में टेस्ट किया जाएगा और भारत में कैंसर को कम करने में मदद की जाएगी। तो किसने डेवलप किया? आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सरपंच संवाद, कौन? सरपंच संवाद ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किस राज्य के द्वारा इसको अनवील किया गया या लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा इसको आसाम के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, उनके द्वारा इसको अनवील किया गया। ये एप्लीकेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राजभवन गुवाहाटी में लॉन्च की गई है। ठीक, चलिए आगे बात करें। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, कैश फॉर वेस्ट स्कीम, क्या? कि वेस्ट को आप लाइए और कैश लेकर जाइए, इस प्रकार की स्कीम लॉन्च की गई है जिससे कि उस सिटी को या उस राज्य की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है कि इस अपने एरिया को हम क्लीन और अच्छा बना सकें। ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये बिहार में शुरू की गई है इनिशिएटिव। तो बिहार की जो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा कैश फॉर वेस्ट स्कीम को शुरू किया गया है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के माध्यम से इसको शुरू किया गया जिससे कि कुछ मटेरियल जो यूजफुल होगा उसको अलग किया जाएगा और उससे जो बचा हुआ कूड़ा है या जो भी वेस्ट है उसको खाद या फिर एनर्जी बनाने में यूज़ किया जाएगा और जिससे कि एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखा जा सकेगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया G20 का ना एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंड किया गया है इसको। G20 को अब G21 कहा जाएगा क्योंकि G20 में एक और नया मेंबर इंक्लूड हो चुका है। कौन नया मेंबर है? जो G20 में अफ्रीकन यूनियन, कौन सा? अफ्रीकन यूनियन, जो कि अब परमानेंट मेंबर बन चुका है और अब ये G21 के नाम से कहलाया जाएगा। G20 की बात करें तो 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। जिस साल जो राष्ट्र इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा होता है वही राष्ट्र इसका हेडक्वार्टर उस साल का बन जाता है। इस साल भारत ने की तो भारत है, 2024 में ब्राजील करेगा तो ब्राजील रहेगा इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, क्लीन एयर सर्वे रिसेंटली में जारी हुआ। क्लीन एयर सर्वे के 3 स्टेप में पहली बात जारी होता है। एक तो ऐसी सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें 10 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हों। ऐसी सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें 3 से 10 लाख लोग रह रहे हों। ऐसी सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें 3 लाख से कम लोग रह रहे हों।
इसी प्रकार से 10 लाख से ज़्यादा सिटीज़ में 47 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया, 3 लाख से 10 लाख में 44 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया, और 3 लाख सिटीज़ 3 लाख पीपल वाली 3 लाख से कम पीपल वाली को 40 सिटीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। अगर 10 लाख से ज़्यादा लोगों वाली सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर पहली पोजीशन पर इंदौर आया है, बेहतर जो पॉपुलेशन है और क्लीन एयर इस्टेब्लिश करने में पहली रैंक इंदौर को मिली है, जो कि भारत की क्लीनेस्ट सिटी भी है, मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। दूसरे पर आगरा उत्तर प्रदेश का, और तीसरे पर ठाणे महाराष्ट्र की सिटी यहाँ पर आई है। इस रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। आगे बात करें तो अब दूसरी कैटेगरी थी 3 लाख से 10 लाख वाली। तो 3 लाख से 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उसमें जो एयर की क्वालिटी से रिलेटेड इंडेक्स में पहली पोजीशन पर अमरावती, या आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं है, ये महाराष्ट्र की एक सिटी है, उसने यहाँ टॉप पोजीशन कर दी, और मुरादाबाद दूसरे पर उत्तर प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का गुंटूर तीसरे पर रहा है। अगर तीसरी कैटेगरी की बात करें 3 लाख से कम वाली में, उसमें हिमाचल प्रदेश का परवाणु एक जगह है, उसने यहाँ पर टॉप कर दिया है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, चाइना ने अभी रिसेंटली में अपना एम्बेसडर किस कंट्री में अपॉइंट किया और चर्चाओं में रहा। चाइना ने अभी रिसेंटली में तो जाओ जिंग मेट को अफगानिस्तान में अपना एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है, और अफगानिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पर तालिबान शासन चल रहा है और काफ़ी समय से वहाँ पर हटा रखा था चाइना ने अपना एम्बेसडर, और बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएस हो, नाटो हो, वो सभी के सभी अफगानिस्तान से अपना जो एम्बेसडर है वो वहाँ से विड्रॉ कर चुके थे, और वहाँ पर चाइना ने ऐसा किया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट रहा, नाम इनका ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चला है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल इंडिया, कौन मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना यहाँ पर जीत गई हैं इस क्राउन को। उदयपुर से ये बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा, उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और मिस इंटरनेशनल इंडिया अलग होता है, मिस इंडिया 23 वो अलग है, नंदिनी गुप्ता उसको जीती हैं। तो दो नाम याद रखेंगे, मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना और मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, दोनों अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं। आगे बात करें, यहां पर आप प्रवीणा अंजना को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये 2010 में बनाई गई ट्रिब्यूनल था, जो कि भारत में अगर कोई पॉल्यूशन करता है, एनवायरनमेंट को खराब करता है, तो उस पर ये एक्शन लेती है और स्वयं संज्ञान करती है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसने मध्य प्रदेश में वाटर बॉडीज जो हैं उन पर इफेक्ट ना हो, इसीलिए क्रूज शिप को यहां पर क्रूज शिप के ऑपरेशन को यहां पर रोक लगा दी है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अब कोई से भी आपको क्रूज शिप चलती हुई नहीं दिखेंगी, जिससे आप अपना जो आनंद है वो ले सकें। तो इस प्रकार की क्रूज शिप पर मध्य प्रदेश में बैन लग चुका है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को किस राज्य में स्टार्ट किया गया। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में ही। क्यों? जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, उनको घर प्रोवाइड कराने के लिए मध्य प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भी रिसेंटली में चल रही है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्ट करा जाता है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पर आवास योजना के माध्यम से यहाँ पर इनको घर प्रोवाइड कराने की बात की गई है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक पहला इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम यशोभूमि है। क्या है? यशोभूमि। इसका पहला फेज, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसका पहला फेज यहां पर तैयार हो चुका है। इसे इंटरनेशनली जब कोई इवेंट होगा तो इसका यूज़ किया जाएगा, मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ में लाया जाएगा, कोई एग्जीबिशन होगा तो इसका यूज़ किया जाएगा, और इसको दिल्ली द्वारका में डेवलप किया जा रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जो पहली बार किस पर्सन ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में तिरंगे को फहराया था।
तो पहली बार नया अभी हमारा जो पार्लियामेंट है बना है, तो वहाँ पर पहली बार वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यहाँ पर पार्लियामेंट में तिरंगे को फहराया गया। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले, इसलिए इसको ले आया हूँ। स्पेशल सेशन चल रहा था, उसी समय पर ये इवेंट किया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू किया गया। 13,000 करोड़ रुपए इसके लिए लॉन्च किए गए हैं। इसमें टोटल 18 क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो बढ़ई का काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो कोई भी अन्य हैंडक्राफ्ट डेवलप करने का काम करते हैं, और भी 18 क्षेत्रों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जो कि 5 साल के लिए यहाँ पर इन लोगों को मतलब पहले तो स्किल दी जाएगी। स्किल अगर आपको आ जाती तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसमें कम अमाउंट में ब्याज लगेगा। आप उसको चुका देते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए ब्याज दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट देने की बात की जा रही है इस स्कीम के माध्यम से। ठीक, अभी 17 सितंबर को ऐसा इनका बर्थडे था, उसी समय पर ऐसा किया गया। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया? तो 17 सितंबर को हम हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता है, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और जम्मू कश्मीर, ये 3 उस समय पर जो कह सकते हैं राज्य थे, इन तीनों ने भारत में विलय होने के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा की। जो जूनागढ़ है, वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, जो उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी लीडिंग में काम चल रहा था, उससे उनको अपने देश में मिलाया गया। और हैदराबाद को यहाँ पर पुलिस कार्यवाही के माध्यम से इसको मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर बाद में पाकिस्तान के हमले की वजह से उसने यहाँ पर मर्ज किया। इसीलिए हैदराबाद को जब मर्ज किया गया तो हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया। काफ़ी समय लगा इसको मर्ज करने में, इसीलिए इसको केंद्र सरकार ऑब्जर्व करती है। एकता, भारत की एकता अखंडता के लिए ये इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया हैदराबाद में। आगे बात करें। और इंटरनेशनल, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन रखी गई है, जो कि दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ने इसको 2007 में डिक्लेयर किया था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंजीनियर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 15 सितंबर को ही हम नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है सर मोंकसा गुंडम विश्वरैया जी की, या एम विश्वरैया जी की यहाँ पर एनिवर्सरी है। और ये भारत के फेमस इंजीनियर हैं, जिन्होंने भारत को डेवलप करने में, भारत को बेहतर करने में यहाँ पर एक इंजीनियरिंग के माध्यम से योगदान दिया, जिसकी वजह से इनके बर्थ एनिवर्सरी में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। थीम है इसकी इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ पर आप एम विश्वरैया जी को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार में भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने 6th न्यूट्रिशन मंथ ऑब्जर्व किया है। ये मंथ कौन सा था? तो ये सितंबर मंथ को इन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों की जो न्यूट्रिशन की थाली है उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, जिससे कि इन लोगों में न्यूट्रिशन की कमी ना हो, और भारत जो बच्चों और महिलाओं की जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है उन पर प्रॉपर ध्यान दे सके। तो भारत के इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्मृति जुबिन ईरानी। यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी न्यूट्रिस्ड इंडिया, लिटरेट इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे, या इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो ये हम 9 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको 2020 में पहली बार अनाउंस किया गया कि जब कोई अटैक होता है या कोई और देश में कोई हमला होता है तो उस समय पर कितनी खराब कंडीशन हो जाती है एजुकेशन की, इसको यहाँ पर दिखाने के लिए, बताने के लिए दुनिया को यूनाइटेड नेशन ने इसको अनाउंस किया था 2020 में। ठीक,
आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, आगे बात करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।